हेलो दोस्तों, साल है 2023 और हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे फंड के बारे में। लेटेस्ट एनएवी परफॉर्मेंस को समझेंगे, क्या लेटेस्ट पोर्टफोलियो है, मतलब फंड मैनेजर कौन से स्टॉक्स में बेट ले रहे हैं और रिस्क के क्या पैरामीटर है उसको भी वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, फंड की जब हम बात कर रहे हैं तो फंड 23,756 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहा है, मतलब इतने रुपए ये मैनेज कर रहा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप की जो कैटेगरीज हैं, जो दूसरे भी जो स्मॉल कैप जो दूसरी कंपनियों के भी हैं, उसमें भी सबसे बड़ा फंड यही वाला फंड है। कितना पुराना है? सितंबर 2010 से उनका इंसेप्शन हुआ है। और चूंकि डेफिनेशन ही यही है कि स्मॉल कैप फंड्स को 65% जो भी इनका एयूएम है ये वाला, उतना कम से कम उनको स्मॉल कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये उनका रूल ही है। तो इसीलिए 251 की जो मार्केट कैप है उसके बाद से जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कही जाती है। अब इसमें पॉजिटिव क्या है, मतलब बड़ा एडवांटेज कि कल कोई स्मॉल कैप की कंपनी मिड कैप बन गई या मिड कैप के बाद वो लार्ज कैप बन गई तो वही जो स्टॉक है अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर देगा। लेकिन डेटा ये भी बोलते हैं कि बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियां अगर सरवाइव नहीं कर पाई तो नुकसान भी हो सकता है। और देखिए, मार्केट में अगर कभी सेंटीमेंट खराब हुआ या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई, स्मॉल कैप सबसे पहले उनको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। यहां पर हाई रिस्क और एक्सपेक्टेशन है हाई रिटर्न की, वहां पर आप बेट ले रहे हैं। तो ये एक पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, इस फंड की ही नहीं। अब इस फंड को मिस्टर समीर रच जो है फंड मैनेजर, उनको मैनेज कर रहे हैं जनवरी 2017 से। अब देखिए, जब भी आप फंड मैनेजर्स को देखें तो जितना पुराना फंड मैनेजर हो तो वो एक कंफर्ट बैठता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए। अब महंगा है या सस्ता है, तो देखिए, रेगुलर प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी हेल्प से अगर आप इस फंड को खरीदते हैं तो आपका जो खर्चा है 1.76% पड़ता है। और डायरेक्ट प्लान मतलब आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए, आप वेबसाइट में गए और आपने खुद ही इस फंड को खरीद लिया। और आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जो डायरेक्ट प्लान भी फैसिलिटेट करते हैं। तो वहां पर 0.86% का यहां पर खर्चा है और वो नॉर्मल है, वो खर्चा कम रहेगा ही। और चूंकि खर्चा कम रहेगा तो इसीलिए हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और वो है एनएवी का। देखिए, ग्रोथ प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये जनवरी 31 लेटेस्ट है, 91.58 की एनएवी है। और वही डायरेक्ट प्लान में चूंकि खर्चा कम है तो एनएवी ज्यादा है तो फिर एक पॉजिटिव है ही। फिर उसके बाद आईडीसीडब्ल्यू प्लान है। अब देखिए, आईडीसीडब्ल्यू प्लान को अभी भी बहुत सारे जो निवेशक हैं, और ये मैं सिर्फ निप्पॉन स्मॉल कैप की नहीं, सब म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं, ये ऐसा सोचा जाता है कि ये डिविडेंड प्लान होता है। ये डिविडेंड नहीं होता है। इसका नाम पहले डिविडेंड हुआ करता था, बाद में अब नेम भी चेंज हो गया है। इसका नाम अभी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल हो गया है। मतलब जो भी एनएवी है वो एनएवी भी कम हो जाएगी और आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो देखिए, उनकी एनएवी हमेशा कम रहेगी। तो इसीलिए यहां पर अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कुछ पैसा चाहिए होता है थोड़ा रेगुलर, तो वो सोचते हैं कि आईडीसीडब्ल्यू हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जो नए निवेशक हैं उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए 10-15 साल के लिए, तो उनके लिए ग्रोथ प्लान सही हो सकता है। तो जो आपके एडवाइजर्स हैं वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। अब परफॉर्मेंस कैसा रहा है फंड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फंड में देखना। तो देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का मैं लॉन्ग टर्म का अगर मैं देखूंगा परफॉर्मेंस 5 साल का 14.49% है। ये कब का? मैं जनवरी 2023 से देख रहा हूं, मतलब 2018 से 23 का जो 5 साल हुआ। वहीं 6.75% निफ्टी टीआरआई का रिटर्न है, जो कि मतलब बहुत कम है, मतलब फंड का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक एडिशनल है, क्योंकि सेंसेक्स की जो कंपनियां हैं टोटल अलग है। जो बिल्कुल लार्ज कैप की बड़ी कंपनियां होती है वो सेंसेक्स की कंपनियां हैं, जैसे विप्रो, आईटीसी, रिलायंस, वो सब सेंसेक्स की बड़ी कंपनियां हैं। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो उनका रिटर्न 11.91%। तो फंड ने स्मॉल कैप में रिटर्न तो दिया है, और अगर आप इंसेप्शन से भी देखेंगे तो 20% को ये फंड का रिटर्न टच कर रहा है। बाकी सेंसेक्स और जो दूसरा जो उनके बेंचमार्क है उनको वो बीट कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर परफॉर्मेंस वाइज फंड बहुत अच्छा कर रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, और जो स्मॉल टर्म का भी जो डेटा है वो भी एक कंफर्ट दे रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। फंड का अगर आप एनएवी का मूवमेंट देखेंगे, अगर 1 लाख रुपए आपने डे 1 से अगर इन्वेस्ट किए होते, वैसे बहुत इन्वेस्टर्स ने किया नहीं होता, लेकिन ये जस्ट मैं समझा रहा हूं,
तो जनवरी 31 तक वो 1,09,15,000 हो गया होता और बेंचमार्क 3.42 लाख हुआ होता। तो फंड ने अपने बेंचमार्क को 3 गुना अंतर से बीट किया है और ये एक पॉजिटिव चीज है। और आप देख भी सकते हैं 19% रिटर्न और बेंचमार्क का 10% रिटर्न, और लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा रिटर्न का डिफरेंस भी आ गया है। अब ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, फंड मैनेजर किन स्टॉक्स में बेट ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्यूब इन्वेस्टमेंट का वेटेज है 3.59%, फिर एचडीएफसी बैंक। अब देखिए एचडीएफसी बैंक लार्ज कैप है, सिमिलरली यहां पर लार्सन एंड टूब्रो भी हम देख सकते हैं, ये भी लार्ज कैप्स हैं। तो ये भी फंड ने इसीलिए लिया है कि उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, या फिर स्मॉल कैप्स में उनको आइडिया नहीं मिल रहे होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्मॉल कैप के जो फंड है वो लार्ज कैप नहीं ले सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, 65% कम से कम स्मॉल कैप रखना है, बाकी वो मिड कैप और जो लार्ज कैप है उसको भी ले सकते हैं। तो इसीलिए हमको यहाँ पर एचडीएफसी बैंक भी दिख रहा है। फिर जो दूसरा जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, केपीआईटी टेक, बलरामपुर चीनी, फिर नीट, फिर टिमकेन, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, तेजस नेटवर्क्स, ये सब कुछ स्टॉक है जहां पर फंड मैनेजर ने ज्यादा से ज्यादा अभी तक का जो है पोर्टफोलियो में वेटेज को रखा है। लार्ज कैप भी है और मुझे कुछ यहां पर मिड कैप भी दिखाई दे रहे हैं। टोटल 167 स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में। अब यहां पर 2 थॉट प्रोसेस है, इतने ज्यादा स्टॉक्स अगर आप रखेंगे तो जो बड़ा अल्फा क्रिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन इस फंड ने इतने स्टॉक्स रख के भी लॉन्ग टर्म और स्मॉल टर्म दोनों में ही अल्फा तो क्रिएट किया है, मतलब पैसे तो बनाए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। यहां पर एक नेगेटिव ये भी हो सकता है कि अगर कोई स्टॉक मल्टीबैगर बन रहा है तो आपके फंड में बहुत कुछ नीडल भी शायद उतना ना हिले। कोई समझ लीजिए 0.2% का वेटेज आपने दिया हुआ है, मतलब फंड ने, तो वो अगर 5 गुना भी बढ़ जाता है तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव ये भी है कि आपका रिस्क भी मैनेज हो रहा है। अब देखिए स्मॉल कैप की कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां कल स्मॉल कैप से बिल्कुल गायब ही हो जाए, नीचे 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 नीचे, और खराब आपका परफॉर्मेंस अगर वो देती रहे, तो अगर वही 0.2-0.5% का वेटेज है तो कल कुछ खराब भी हो जाता है किसी कंपनी में तो नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा। खैर अभी लेटेस्ट अगर आप कुछ स्टॉक देखें जहां पर उन्होंने एडिशनल बाइंग की है, ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, जैसे ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एप्पल, फिर वोल्टैम्प, फिर रेटगेन, राइट्स, बेयर, अजंता फार्मा, ब्लू स्टार, ये सब कुछ स्टॉक ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। थोड़ा थोड़ा वेटेज में, अब देखिए 167 स्टॉक्स में बहुत वेटेज तो नहीं रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने लेके रखा है। फिर ग्लैंड फार्मा, टीटीके प्रेस्टीज, एसआरएफ, नाइका, कैनफिन होम्स, ये सब कुछ न्यू एंट्री है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ग्लैंड फार्मा, शेयर प्राइस बहुत गिरा है, 3000 उसके ऊपर से अभी कुछ 1200-1300 में आ गया है, लेकिन ग्लैंड फार्मा लिया जाए या नहीं लिया जाए, अब ये रिस्की स्टॉक है, सब जानते हैं, क्योंकि उनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं, उनका जो अभी जो लेटेस्ट नंबर आए हैं ग्रोथ जो है कम हो रहा है। लेकिन पोर्टफोलियो में अगर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5% है तो बहुत फर्क ना पड़े, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वेटेज में रहे तो प्रॉब्लम है। तो पोर्टफोलियो में बहुत छोटा परसेंटेज है, कल कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो फंड को उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन कल ग्लैंड फार्मा अगर टर्न अराउंड कर जाता है तो फिर ये जो नई एंट्री जो ली है वो भी पॉजिटिव हो सकती है। तो इसीलिए ये 2 थॉट प्रोसेस है और फंड ने चूंकि इतने स्टॉक्स लेके अल्फा बनाया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। लास्ट में ये एक बोरिंग चीज है, एक्चुअली मैं इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी मेरे वीडियोस में रिस्क को और वोलेटिलिटी को जरूर स्टडी करता हूं। मॉर्निंग स्टार से मैंने डेटा लिया है, जैसे इस फंड ने क्या अल्फा क्रिएट किया है, अल्फा बिल्कुल क्रिएट किया है। यहाँ पर कैटेगरी के कंपेरिजन में आप देख सकते हैं, इंडेक्स के कंपेरिजन में देख सकते हैं। फिर अगर आप रिस्क मेजरमेंट में देखें तो शार्पे रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो शार्पे रेशियो इंडेक्स का और कैटेगरी का अगर आप देखेंगे 0.36 और 0.4 है, तो इसका 0.51 है, जो कि पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखेंगे कैटेगरी के कंपैरिजन में फंड का ज्यादा है और इंडेक्स का ज्यादा है, मतलब फंड थोड़ा सा वोलाटाइल है। ये बिल्कुल हमको डेटा से समझ में आ रहा है जब हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो रिस्क मेजरमेंट में फंड न्यूट्रल और पॉजिटिव आप ऐसा मान सकते हो। लास्ट में फाइनल एनालिसिस, जहां पर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फंड साइज, क्योंकि देखिए 23,000 करोड़ का फंड बहुत बड़ा होता है अगर स्मॉल कैप है, तो इतना बड़ा फंड साइज है, तो इसीलिए फंड मैनेजर ने भी यहां पर बहुत सारा डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। नहीं तो बहुत सारे फंड तो ऐसा भी करते हैं, स्मॉल कैप में बहुत अगर पैसा आना शुरू कर देता है तो फिर वो बंद ही कर देते हैं नई जो बाइंग है। पोर्टफोलियो 167 स्टॉक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि डाइवर्सिफिकेशन है, रिस्क को भी मैनेज किया गया है। फिर भी जो इंडेक्स है उसमें 250 स्टॉक है, तो जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, तो उसके कंपैरिजन में
यहां पर डाइवर्सिफिकेशन फिर भी कम यहां पर देखने को मिल रहा है। रिस्क मैनेजमेंट मैं यहां पर न्यूट्रल से पॉजिटिव मुझे ऐसा लगता है। और चौथी चीज है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी जब मार्केट में लिक्विडिटी और सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छा चलते हैं। जैसे 2017 बहुत अच्छा चला था, स्मॉल कैप में बूम था। 2020 2021 स्मॉल कैप में बहुत अच्छा रिटर्न था, लेकिन 2022 में वही स्मॉल कैप्स गिरे, 2018 में वही स्मॉल कैप्स गिरे। इनकी पोटेंशियल अगर लॉन्ग टर्म के देखें स्मॉल कैप्स की तो बहुत ज्यादा रहती है, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर अंडर परफॉर्मेंस के पीरियड के लिए भी इन्वेस्टर्स को रेडी रहना है। अगर कोई इन्वेस्टर बोले मैं कोई स्मॉल कैप ले रहा हूं और 3 महीने का मेरा थॉट प्रोसेस है, तो उनको एक्चुअली में इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए, लार्ज कैप में भी नहीं होना चाहिए। उनको फिर कहीं पर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट या फिर एफडी जैसा सोचना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर अगर आप सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 3, 5, 7 साल का आपका कम से कम आपका जो लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस ही होना चाहिए। बाकी ये फंड ने रिस्क को मैनेज किया है, रिटर्न भी दिया है। फंड हाउस और फंड मैनेजर पर भी पॉजिटिव यहां पर चीजें हैं, क्योंकि जापान से फंड हाउस है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो हमको फंड में नजर में आ रही है। लेकिन रिस्क भी हमने देखा है कि जहां पर वोलेटिलिटी वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा यहां पर है। मुझे उम्मीद है इन डेटा से, इन एनालिसिस से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में दोस्तों, आप हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड सिंप्लीफाइड कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी 68% के डिस्काउंट में ये कोर्स है, जहां पर म्यूचुअल फंड कैसे एनालिसिस किया जाना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, कैसे रिस्क को समझना है, रिटर्न को समझना है, सब कुछ हमने सिंपल वर्ड्स में बनाया है। साथ साथ बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स भी है, लाइव क्लासेस भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।